एक छोटी सी गलती ने देश को सिविल वॉर के किनारे ला खड़ा किया और सिर्फ एक सिस्टम ने उसी देश को बचा लिया। आखिर वो सिस्टम है क्या? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक देश तब तक मजबूत नहीं बनता जब तक पावर सिर्फ एक इंसान के पास हो। असली डेमोक्रेसी की जान पावर शेयरिंग है, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान, एक एशियन। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, बिहार का आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। अगर आप भी हैं क्लास 9 से क्लास 12 कोई भी मीडियम, स्पेशली इंग्लिश मीडियम, तो ये चैनल आपके लिए, स्पेशली 10th वालों के लिए ज़्यादा, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं 10th को। बाकी चीज़ों के लिए गाइडेंस के लिए हमारा चैनल बिल्कुल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे साथ हमारे पास सॉल्यूशन है, फटाफट से हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाले हैं। शायद आप लोग देख चुके होंगे, जाके थोड़ा सा चैनल विजिट कर लो, कुछ दिख जाएगा तुम्हें। ओके चलो, जो लोग बिल्कुल से नए हैं जा करके देख लेना। हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर चुके हैं, 3 चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं हमने। ज्योग्राफी कंप्लीट करा रखे, SCERT बेस्ड। हमने हिस्ट्री कंप्लीट करा रखा, मतलब जितने आपके एग्जामिनेशन में आएंगे चैप्टर नंबर 2 तक आएंगे तो वो करा दें। ये सब पहले करा रखा, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। इस सेशन में क्रैकर बैच यहाँ पे लिखा रहेगा और ये आपको थंबनेल में दिख जाएगा, ठीक है। ओके, कोर्स सेक्शन पे जाकर के देख लीजिएगा। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पता है क्या है? सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। चैप्टर नंबर 2 SCERT। इसको सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, साथ में आपको जितने भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स या फिर बड़े आंसर, जैसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाएंगे, उस हिसाब से भी चीज़ आपको बता दिया जाएगा, ताकि टेंशन बिल्कुल फ्री रहो, है ना। तुम लोग फ्री हो जाओ, चैनल मिल गया है तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में हम समझेंगे इंडिया में पावर अथॉरिटी कैसे डिवाइड की जाती है, कि एक जैसा कट 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 कट, या फिर किस तरीके से क्यों कर दी जाती है, ताकि कोई भी पर्सन या कोई ग्रुप के पास सारे पावर ना हो, वरना कल को क्या बोलेगा, एक काम करो तुम निकलो, हम सा राज करेंगे, है ना। इसीलिए ज़रूरी है। और क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग? फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत राज के बारे में पढ़ेंगे, और स्पेशली पंचायत राज इन बिहार, ठीक है, जो हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। चैप्टर अच्छा खासा वेटेज का है, इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। आज हमने पार्ट 1 एंड सेकेंड, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पंचायत राज सिस्टम इन बिहार, ठीक है। चलो चीज़ें अब देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन सोशल ग्रुप्स आर इग्नोर्ड। तुम खुद सोचो, तुमको अगर कोई इग्नोर करता है तुमको कैसा लगता है? बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल, है ना। हर्ट हो जाते हैं ना। ओके, तो सोचो अगर कोई ग्रुप को, पर्टिकुलर ग्रुप को कोई इग्नोर करे, किसके बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, है ना, या फिर तुमको कोई रिस्पेक्ट ना दे, है ना। ओके, तो तुमको कैसा लगे? बुरा लगेगा, ऑब्वियसली बात है, तुम दुखी हो गए, है ना। हो सकता है तुम उसको मारने लग जाओगे, तुमको ऐसे क्यों जलील कर रहा, बेइज्जती क्यों कर रहा है ना। तो इस हिसाब से चीज़ें हैं, है ना। अगर तुम किसी को इग्नोर करते हो तो ये चीज़ें हैं। चलो, ये क्या कर सकता है? कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, है ना। तुम लड़ोगे कि तुम इग्नोर कर रहे हो, है ना, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ना। सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आप दोनों के बीच में, इनस्टेबिलिटी आ जाएगा। तो यही सब चीज़ें अगर सोसाइटी में हो तो ये सब चीज़ें होगा, सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। ओके, समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे श्रीलंका में हुआ था, है ना, जो रूलिंग पार्टी है वो तमिल्स के इंटरेस्ट को, मतलब उनका जो डिमांड्स था उनको इग्नोर किया जा रहा था, जो वॉर में कन्वर्ट हो गया। कहीं पे भी किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, है ना। ओके, चलो फॉर एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल, अगर तुम जैसे तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं अभी भाग जाऊँ, मान लो नहीं भाग रहा, ठीक है, तुम लोग गुस्सा होगे, पहले तो तुम्हें मैसेज करोगे, ठीक है, मैं बोलूँगा ठीक है आ जाऊँगा, फिर नहीं आओ, मैं नहीं आऊँगा, तुम लोग गुस्सा करोगे, चैनल को अनसब्सक्राइब करोगे, है ना, विद्रोह करोगे कि पैसा लेके भाग गया, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, तो तुम लोग बिल्कुल अनहैप्पी हो गए, तो वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। चलो, हालांकि उससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल था नहीं, कुछ भी, चलो कोई बात नहीं। पावर शेयरिंग क्या होता है, चैप्टर का नाम है, और इससे क्वेश्चंस क्या कहेंगे बताएंगे। पावर शेयरिंग क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इजी, बहुत आसान से समझेंगे, ठीक है। और किस किस तरीके से, क्या क्या तरीका है जिससे तुम पावर को शेयर कर सकते हो, वो सभी चीज़ें पढ़ेंगे। आई थिंक इसमें वो ऐड नहीं हुआ है क्या? ठीक है बिल्कुल है, क्यों नहीं ऐड है। चलो, मेरा नोट्स है, अपडेटेड है, टेंशन मत लो। सबसे पहले पावर शेयरिंग से क्या समझते हैं? नेट शेयरिंग समझते हो,
हाँ बिल्कुल, कोई चीज़ शेयर करते हैं। हाँ, उसी तरीके से पावर शेयरिंग रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तुम्हें रटना नहीं है कि ईज एम आर किए जा रहे हो, ये तो 2 नंबर में डेफिनेशन है। तुम्हें क्या याद रखना है, पावर शेयरिंग में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, किसका, पावर का, किसका, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कहाँ कहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल पे। हो गया डेफिनेशन रेडी है ना, सोशल ग्रुप्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, ताकि किसी एक के पास पूरा कंट्रोल ना रहे। अगर रहेगा तो क्या होगा, तुम्हारा इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, इनइक्वालिटी बढ़ने लगेगा, है ना, वो खुद को राजा, है ना, राजा वाला मेंटालिटी उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ आएंगा। और इससे अगर पावर शेयरिंग होता है तो तुम्हारा प्रिवेंट हो सकता है, रोक सकता है, रुक सकता है कॉन्फ्लिक्ट, है ना। समझ में आ गया पावर शेयरिंग क्या होता है, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। क्लियर, चलो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल में, सोशल ग्रुप्स में क्या इंपॉर्टेंस है, सिंपल सा इंपॉर्टेंस है। पहला बात वही, कॉन्फ्लिक्ट, टकराव होने से रोकेगा, है ना, ओके, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएगा, है ना, ओके, प्रोटेक्ट करेगा माइनॉरिटी राइट्स को। क्यों माइनॉरिटी, एक होता है मेजॉरिटी, एक होता है माइनॉरिटी। मेजॉरिटी जो ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं नंबर्स, है ना, या उनको ज़्यादा एडवांटेज, है ना, ज़्यादा नंबर्स। अगर नंबर के टर्म पे देखोगे, माइनॉरिटी जिसके पास उतना नहीं है, ठीक है, ओके, उतने ज़्यादा उस कम्युनिटी के नहीं है, तो जो कोई एरिया है वहाँ पे मान लो क्या होगा, बहुत सारे एजुकेशनल या फिर छोड़ो एजुकेशनल, फिर तो पढ़ लिख के क्या ही फ़ायदा अगर तुम ये सब करोगे। फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है, ठीक है, ओके, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उसी में वर्कर क्लास लोग रह रहे हैं, ठीक, ओके, तो क्या करेगा वो लोग, वैसे एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है कि तुम इतना काम करो, इतना काम करो, है ना, तो उन लोग माइनॉरिटी में है। लेकिन अब जो डेमोक्रेसी है तो उनके पास भी पावर है बोलने का, तब ना प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, है ना, तब ना कोई चीज़ बोल पा रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें, ये सब राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो इसीलिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। उनके भी लोग कुछ पार्लियामेंट में जाकर के डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, और ये तुम्हारा क्या, यूनिटी बनाएगा, है ना, ओके, और स्टेबिलिटी को इनकरेज करेगा। 5 पॉइंट क्लियर है, क्या इंपॉर्टेंस है, देखो भैया बता रहे हैं। 2 नंबर पावर शेयरिंग, अगर थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाना हो तो क्या इंपॉर्टेंस है पावर शेयरिंग का, इसको भी अलग से पूछ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, ओके, सब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा, बता देंगे। चलो समझ में आ गया, हाँ, क्या होता है पावर शेयरिंग, क्या होता है इंपॉर्टेंस, आगे पीछे जो भूलना है भूल जाओ, लेकिन बस तुम इस 2 पॉइंट्स को अपने नोट्स में, कहीं अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लो बस, ठीक है, बस इतना ही लिखो, ठीक, चलो आ जाओ। अब आते हैं किसके बारे में, डेमोक्रेसी एंड डिवीजन ऑफ पावर, है ना। इससे पहले हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में चैप्टर नंबर 1 में पढ़े, अब उसमें डिवीजन, पावर को किस तरीके से डिवाइड किया है ना। पावर तो किसी के एक के हाथ में नहीं है ना, जैसे बालवीर का तो छड़ी नहीं है, रानी परी शक्ति देख हरी बोल करके निकाल लिया। पावर सबके पास इक्वली डिवाइडेड है, अलग अलग ऑर्गन में, है ना। गवर्नमेंट के जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है, हाथ पैर नहीं, ऑर्गन, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये हमारे क्या पार्ट्स हैं, है ना, किसके, गवर्नमेंट के। लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है, लॉज बनाना है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करना है ना, जुडिशरी जो बेसिकली चेक करेगा ये फेयर है, अनफेयर है, ये सब चीज़ें चेक करता है, और ये सभी सेम लेवल में काम करते हैं। समझ में आ गया, हाँ जी, पूछ देगा कि लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, एंड जुडिशरी बोल देगा इनमें से, ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से बता रहे, इनमें से कौन सा गवर्नमेंट का ऑर्गन है और कौन सा नहीं है। तो 3 को तो है, ये है भैया, कोई दिक्कत, आराम से हो जाएगा। हाँ, अब आ जाते हैं हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, एक होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। पावर जो शेयर होता है बेसिकली 2 तरीके से, एक आपका हॉरिजेंटल, एक होता है आपका वर्टिकल। दोनों में ही आपको डिफरेंस में भी क्वेश्चन आएंगे, एंड आपके एग्जाम वगैरह में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या डिफरेंस है बेसिकली, देखो, पावर जो शेयर होगा, यहाँ पे हॉरिजेंटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, सेम लेवल में, है ना, ओके, सेम लेवल रहेगा, कोई ऊपर नीचे इस हिसाब से नहीं, है ना, सेम लेवल पे बेसिकली शेयर रहेगा। जैसे एग्जांपल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना, ओके, इनमें से किसी को ऐसा नहीं किया तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, है ना, ओके, ये बेसिकली सिस्टम हमारे इंडिया, यूएसए वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। अब आता है वर्टिकल वाला में, है ना, ओके, चलो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या कहना है, इसमें जो पावर होगा वो बेसिकली डिफरेंट लेवल में, यहाँ सेम लेवल बट यहाँ पे डिफरेंट लेवल में। जैसे
सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, अपना अपना पास उसको बेसिकली डिवाइड होगा, है ना। यहाँ पे पावर का बेसिकली डिवाइड हो रहा है अलग अलग लेवल में, बट इस यहाँ पे कोई लेवल नहीं था, है ना। ओके, यहाँ सबका सेम लेवल था हॉरिजेंटल में, है ना। वर्टिकल ऐसे होगा, इस हिसाब से भी तुम याद रख सकते हो, और कितना ही तुम क्या कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल आएंगे क्वेश्चन में कि इनमें से कौन से में हम लोग बेसिकली सेम लेवल में पावर शेयरिंग करते हैं, हॉरिजेंटल, एंड अगर बोलेगा कि डिफरेंट लेवल में पावर शेयर करते हैं तो क्या बोलते हैं, वर्टिकल। क्लियर है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में दे सकता है। ठीक, आ जाओ। अब आते हैं तुम्हारे क्या कि किस तरीके से पावर को तुम शेयर कर सकते हो, है ना। डिफरेंट वेज ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। समझ में आ गया। क्यों इंपॉर्टेंट समझ में आया, आखिर क्यों यही क्वेश्चन का पूछ जाए कि वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, तो तुम सिंपल से यही पॉइंट लिख दोगे। क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट करेगा कॉन्फ्लिक्ट, डेमोक्रेसी, अपने से भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ, तुम अपने से चीज़ें ऐड कर सकते हो। अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है क्या 2 नंबर 5 नंबर किसी भी नंबर में आ सकता है कि भैया एक काम करो, डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीका बता दो जिससे तुम पावर को शेयर कर सकते हो। किस तरीके से शेयर करोगे, पहला तो तुमने पढ़ा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, मतलब अलग अलग डिफरेंट लेवल पे, या तो तुम हॉरिजेंटल कर सकते हो, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। कोई दिक्कत, आराम से हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। ये दोनों तो हम लोग अभी अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए, है ना। ओके, और किस तरीके से तुम बेसिकली पावर को शेयर कर सकते हो, देखो पावर शेयर करेंगे अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, है ना, कम्युनिटीज में, है ना, ओके, रिलीजन में, है ना, ताकि क्या कर सके बेसिकली बैलेंस बना रहे, है ना। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज में दे देंगे, अगर मान लो एक ही पॉलिटिकल पार्टी होता है ना, उसके सामने तो कोई आ ही नहीं सकता, तब क्या करते बेसिकली कुछ नहीं होता, वो जो चाहता वही होता कि नहीं। यही सब चीज़ें ना, इसीलिए जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, प्रेशर ग्रुप है, मूवमेंट है, डिफरेंट चीज़ें हैं जो बेसिकली ये उनको भी पावर दिया जाता है, ठीक है, ताकि स्टेबल बना रहे, है ना। ओके, चलो उसके बाद अलग अलग कम्युनिटीज़, हाँ ठीक है, पावर शेयर किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे किसी का कल्चर है, किसी का लिंग्विस्टिक है, किसी का रिलीजन है, सबको पावर दिया गया कि आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो, पावर को शेयर किया गया है इसीलिए। वरना कल को तुम्हें आके बोलेगा तुम ये लैंग्वेज मत बोलो, यही बोलो, तो तुम्हारे पास अधिकार है, कौन सा अधिकार, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट ये जो बोल वर्ड है इनको आप याद कर लीजिएगा। आपसे अगर पूछ भी ले कि डिफरेंट वर्ड्स, तो इनको लिख दीजिएगा, आपके आंसर, आपके नंबर आपके पास, ठीक है। ओके, चलो अब आते हैं फेडरल स्टेट से क्या समझते हैं आप, क्या समझते हैं, कुछ तो समझते होंगे, चलो सोचो क्या समझते हो। पढ़ते हैं क्या है और आगे पढ़ते हैं। फेडरल स्टेट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, अच्छा जहाँ पे पावर जो डिवाइडेड होता है किसके किसके बीच में, सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट सच एज स्टेट और प्रोविडेंस। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि फेडरल स्टेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की पावर 2 लेवल में डिवाइड होते हैं, एक सेंट्रल लेवल केंद्र सरकार, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, दोनों का अपना अपना पावर और अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। ओके, समझ में आया, ठीक है। और इतना भी नहीं कि पता चला एक के ऊपर एक राज करने लगे, है ना, ठीक। ओके, समझ में आ गया ना, तो तुम ज़्यादा ऊपर जा सकते हो, ठीक है, इस हिसाब से चीज़ें बांटा गया है। तो ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फेडरल स्टेट में कितने पार्ट होते हैं, कितने हिस्से में डिवाइड किया, 2 हिस्से में। आ जाओ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फेडरल गवर्नमेंट का, ठीक है, बताओ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। ओके, ये भी चीज़ें हैं कि जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के काम में अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, पता चला कोई स्टेट लेवल में काम हो रहा है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आके बोला नहीं करने देंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है। अब आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या फीचर्स बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो फेडरल गवर्नमेंट का। और ये रिसेंट की बात करें, अपकमिंग 24, 25, 23 से देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड के हर एक PYQ, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, प्री बोर्ड, जो भी सब में आ रहा है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फेडरल गवर्नमेंट का, तुम्हें मालूम है, हमें मालूम है कि हाँ भाई साहब, हाँ यहाँ पे 2 लेवल में बढ़ा, ठीक है। यानी पहला पॉइंट डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आर
क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पता चला कोई आया बोले नहीं नहीं ये मेरा है, नहीं नहीं ये तुम्हारा है, कोई काम नहीं हुआ तो बोलेगा ये तो तुम्हारा था, वो बोलेगा नहीं ये तो आपका था, तो ये चीज़ें ना हो, इसीलिए क्लियरली डिवाइडेड है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। और इसको रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, ओके, पता चला कल को जाके बोले ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो वो चीज़ ना हो, इसलिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें डिफाइन किया गया। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। और इसको बेसिकली रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि हाँ वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अवॉइड ना कर सके, कल को जाके ये ना बोल सके कि हाँ ये तो मेरे लेवल में नहीं था, ये मेरा पावर नहीं था, क्या इतना मेरा ज़्यादा पावर है, तो वो सभी चीज़ें हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का वहाँ पे मेंशन है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या फीचर है, ड्यूल गवर्नमेंट है ना। ओके, दो लेवल में होता है, एक आपका सेंट्रल है ना फेडरल, एक स्टेट यानी रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, पहला डिवीजन ऑफ पावर ड्यूल गवर्नमेंट। अच्छा, ड्यूल गवर्नमेंट ना आगे जाके थोड़ा सा देखेंगे, उसको 2 नंबर में आपके पूछा जाएगा कि ड्यूल गवर्नमेंट होता क्या है। सिंपल सा अभी तो समझ में आ गया, ऐसा सिस्टम जो ऑपरेट करता है 2 डिफरेंट गवर्नमेंट। ठीक है, तो और डेफिनेशन के साथ देखेंगे, है ना, टेंशन मत लो। देन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, सुप्रीम लॉ होगा, है ना। ओके, समझ में आ गया। एंड बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम इट। जो भी दोनों गवर्नमेंट बेसिकली इसी से चलेगा, जो भी अथॉरिटी है। ठीक, ओके। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमारा जुडिशरी है वो बेसिकली गार्जियन बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग जो भी तुम्हें एग्जामिनेशन वगैरह दोगे, बीपीएससी टीचर्स के लिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं, बिहार बोर्ड या फिर बीएससी के बाद अगर तुमको 12th के बाद कोई डीएलएड वगैरह करना है या बीए के लिए प्रिपेयर करोगे, जो भी चीज़ आर्ट्स से रिगार्डिंग की बात कर रहे हैं, कभी कभी पूछ लेता है, तो गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, ओके, जुडिशरी एक्ट करता है। ठीक, ओके, ये बेसिकली रिजॉल्व करता है जो भी इन दोनों के बीच में डिस्ट्रप्ट वगैरह है उनको ठीक करता है। ठीक है, ओके। देन इसके फीचर क्या, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव। अच्छा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, क्यों, समझ में आ जाएगा। फेडरल स्टेट ऑफ्टन हैज बाई कैमरल लेजिस्लेटिव वेयर वन हाउस रिप्रेजेंट द पीपल एंड अदर हाउस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली रीजन, जिसको हम एक बाई कैमरल में क्या होता है, जो फेडरल स्टेट है 2 हिस्से में दिखाता है, 2 हाउस, लोकसभा राज्यसभा, है ना। तो ये चीज़ें आपको किसका फीचर्स है, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, ओके। और भी कुछ चीज़ें हैं, कैसे तो मैं बताऊँ। अच्छा, कभी कभी जैसे पूछ देता है कि बाई कैमरल लेजिस्लेटिव इंडिया का कहाँ पाया जाता है, तो इंडिया में ऑप्शन रहेगा। ठीक है, पूछेगा इनमें से कौन सा है बाई कैमरल लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन लोकसभा राज्यसभा और कुछ ऑप्शन दे सकता है ना। ओके, चलो, ये सब तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या फीचर्स है, इक्वालिटी ऑफ स्टेट, हर स्टेट को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा अंडर द राइट ऑफ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, ये सब चीज़ें, ये फीचर्स किसके हैं, आपके किसके, हमारे फेडरल गवर्नमेंट के। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आते हैं, चलो ड्यूल गवर्नमेंट। थोड़ा सा ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यूल गवर्नमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूल गवर्नमेंट, कुछ भी पूछ देगा। तो देखो, ड्यूल गवर्नमेंट रेफर टू द सिस्टम इन विच पावर ऑफ गवर्नमेंट्स इज डिवाइडेड बिटवीन 2 अथॉरिटीज। अभी इसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, है ना, 2 अथॉरिटीज में, यानी सेंट्रल और स्टेट में बटा हुआ। ठीक है, इन दिस सिस्टम बोथ सेंट्रल यानी सेंट्रल और आपका जो लोकल अथॉरिटी में सेपरेट होता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बटा होता है। दे वर्क इन द सेम टेरिटरी बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, है ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सेंट्रल तो वो है, सेंट्रल है बीच में, है ना, मतलब कि दोनों का एरिया सेम होता है, इंडिया दोनों। अब पता तुम बोलोगे कि नहीं सेंट्रल वाला तुम बाहर जाओ, है ना। ठीक, ओके, ऐसा तो नहीं, मतलब दोनों का एरिया भी सेम होता है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है ना। ओके, चलो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस देखेगा, रेलवे देखेगा, करेंसी देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट पुलिस देख सकता है, पुलिस वगैरह, है ना, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, ये सब चीज़ें किसको देखना है, आपके स्टेट गवर्नमेंट को देखना है। ठीक है, सबके अलग अलग चीज़ें बांट देगी कि आपका ये फंक्शन है, आपका ये फंक्शन है। ठीक है, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंट एग्जाम में भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आ जाओ, क्या है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, इसमें बेसिकली पावर को देखो क्या है, अंडर द फेडरल सिस्टम इन इंडिया द पावर टू मेक लॉज डिवाइडेड इनटू
3 लिस्ट, ठीक है। बेसिकली जो मेकिंग लॉज है इसको सबको लॉ बनाएगा, ठीक है, लेकिन इसको 3 हिस्से में बांट किया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तीनों लिस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा ये क्या है। बेसिकली पावर को लॉज को बनाने का, है ना, एक तरीका है, ठीक। किस में है ये? बेसिकली फेडरल सिस्टम में है। कहाँ का? इंडिया में, ठीक, ओके। सबको अब देखो, अब सबको ही चाहेगा कि हम अपना अपना कानून अपने अपने हिसाब से बनाएं। फॉर एग्जांपल तुम अपने घर पे हो, ठीक है, या फिर तुम ही खुद ले लो, हॉस्टल में लाइफ में जाओगे या हॉस्टल में रहोगे, अपना कानून चलेगा। 8 बजे उठेंगे, 10 बजे मोबाइल चलाएंगे, इतना बजे खाएंगे, दिस दैट, है ना। आप अपना कानून करोगे, है ना, ओके। देन घर आओगे तो फिर पेरेंट्स का कानून में चलेंगे आप, कि सुबह उठना है क्योंकि डांट पड़ेगा, तो है ना। अब इतने बड़ा देश है ना, अलग अलग लेवल है, तो सबको तो अपना अपना अधिकार है अपना अपना रूल बनाने के लिए, तो इसीलिए ये चीज़ आया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। हाँ भाई साहब, आपके लिए लॉज जो बनाए जाएंगे, तो कौन सा लॉ बनाएगा वो डिसाइड ही लोग करेगा, ठीक, ओके। देखो, यूनियन लिस्ट हैज़ राइट टू मेक लॉ फॉर कंट्री, ठीक है। यूनियन लिस्ट बेसिकली कंट्री के लिए लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट इसके लिए बनाएगा अपने स्टेट के लिए, है ना। बट बोथ द कंट्री एंड स्टेट हैज राइट टू मेक लॉ ऑन कंकरेंट लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे तुमको। अगर कंट्री की बात करें तो यूनियन लिस्ट देखेगा, ठीक है। कंट्री के लिए कोई लॉ बनाना हो तो यूनियन लिस्ट, ठीक, ओके। अगर स्टेट के लिए कोई लॉ बनाना हो तो स्टेट देखेगा, है ना, ओके। लेकिन कंकरेंट लिस्ट जो है, इसमें क्या आता है उसके बारे में अभी थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट की बात करें, ये दोनों बना सकता है, बोथ स्टेट और आपका कौन, यूनियन। समझ में आया? पूछ देगा इनमें से कौन सा, यानी कौन कंकरेंट लिस्ट बनाने में कौन कौन हेल्प करता है, बोथ, नन ऑफ दीज, 1 2, इस हिसाब से क्वेश्चन दे देगा, है ना। समझ में आया? ओके। तो देखो अब कुछ एग्जांपल्स के साथ, यूनियन लिस्ट इसको अलग अलग तरीके से आपको बोलेगा कि डिफाइन द लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये आपके सब्जेक्टिव में आ गए, ठीक है। डिफाइन 3 लिस्ट, ठीक है, इस तरीके से आपको दे देगा, ठीक, ओके। आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पता क्या पूछेगा? एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है, वो किसका एग्जाम्पल है, किस तरीके से बता। सबसे पहले याद कर लो, कभी कभी यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट का डिफाइन करने अलग से आ जाएगा, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आ जाओ, तो पहला हमारा यूनियन लिस्ट, ये क्या कंटेन करता है सब्जेक्ट, जिसमें ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इसका लॉ बना सकता है। ये बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, रेलवे, सब कौन देखेगा? आपके यूनियन लिस्ट देखेगा, ठीक है, ओके। चलो, देन दूसरा स्टेट लिस्ट, ये बेसिकली स्टेट के सब्जेक्ट देखेंगे, स्टेट के लिए लॉ बनाएंगे, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, है ना, जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें कौन देखेगा? स्टेट। और ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, एग्जाम्पल तो अच्छे से ध्यान दे देना। कंकरेंट लिस्ट की बात करें, दोनों, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट इसका लॉ बना सकता है, ठीक है। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है ना, ओके। चलो, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन? एजुकेशन, यानी सेंट्रल, स्टेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंट्रल में एनसीईआरटी चलता, ठीक, यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल समझो, सेंट्रल वाला एनसीईआरटी बोला कि एनसीईआरटी चलेगा, ठीक, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एससीईआरटी। ये स्टेट वाला कैसे कर पाया? अरे भाई साहब, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट है ना। एजुकेशन दोनों देख सकता है, समझ में आया आपके साथ? समझ में आ गया। फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया, है ना, ओके। चलो, फिर लेबर वेलफेयर हो गया, ये दोनों देख सकता है, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल तो ये तुम्हारा ऑलरेडी मेंशन है, एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया, चीज़ें क्लियर हो गया। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ फेडरल सिस्टम। 2 टाइप से बेसिकली फेडरल सिस्टम फॉर्मेशन हुआ। पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन, है ना, इंडिपेंडेंट स्टेट हाथों में हाथ मिलाएगा, एक फेडरल यूनियन बनाएगा, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, है ना। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये ऑप्शन में दे देता है इनमें से कौन सा फेडरल स्टेट है, ठीक, ओके। चलो, उसके बाद जैसे इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, स्टेट की आइडेंटिटी एंड आपका ऑटोनॉमी, ठीक है, ओके। सेंटर के पास बेसिकली लेस पावर होता है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे
हमारा जो इंडिया की बात करें या बेल्जियम, स्पेन, यहाँ पे जो पावर जो बेसिकली डिवाइडेड है, ठीक है। ओके, इस बात को याद रखिएगा। इस हिसाब से थोड़ा बहुत पूछ सकता है, ठीक है। सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट, यहाँ सेंटर के पास ज़्यादा पावर होता है, वहाँ पे सेंटर के पास कम पावरफुल होता है। कुछ स्पेशल स्टेजेस जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इनको थोड़ा सा अलग पावर्स वगैरह भी दिए जाते हैं। ड्यूल गवर्नमेंट का क्या ड्यूल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म क्या बताना चाह रहा है? दो ऑब्जेक्टिव होता है फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म बोलिए डेफिनेशन, सिंपल सा अभी तो पढ़ के आए कि जिसमें गवर्नमेंट के पावर सेंट्रल और स्टेट में बीच में डिवाइड हो, बटी हो। क्लियर है ना? ऐसा नहीं है कि फेडरल पढ़ के आइए फेडरलिज्म कहाँ से आ गया, वही चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, इसका क्या मेन पर्पस है, क्यों डिवाइड किया हम लोग, है ना? एक ही पास रख सकते थे। पहला बात, टू रिस्पेक्ट रीजनल डाइवर्सिटी। एक कदम जाओगे कुछ और डाइवर्सिटी मिलेगा, है ना? ओके, मेंटेन करके रखेगा यूनिटी, ठीक है, ऑफ द नेशन। समझ में आ गया? ओके, फेडरलिज्म बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वर्किंग डिपेंड ऑन द कंट्री सोशल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इट अडेप्ट टू द नीड्स ऑफ द कंट्री, जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से अडेप्ट करता है, ठीक है। समझ में आ गया कि सबसे पहले रिस्पेक्ट करना है रीजनल डाइवर्सिटी। जैसे कुछ स्टेट का अपना लैंग्वेज है, कुछ कल्चर है, कुछ ट्रेडिशन है, कुछ लाइफ स्टाइल है, कुछ उनका अलग रिलीजन है, आप जाके मजाक उड़ा रहे हो, तो ये चीज़ गलत है ना? इसीलिए फेडरलिज्म का ये ड्यूल ऑब्जेक्टिव है कि आप कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जांपल कहीं घूमने जा रहे हो, उनका आपने लैंग्वेज सुना, है ना, आपने उनका मजाक उड़ा दिया, गलत बात है ना? आपने उनका कल्चर देखा है, वो जो भी कर रहे हैं, उनका कल्चर है, उनका ट्रेडिशन, उनका रिलीजन, उनका लाइफ स्टाइल, ठीक है, आप उस पर कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। ओके, इसीलिए फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है, दो पर्पस है। सबसे पहले आप उसका रिस्पेक्ट करें, ठीक है। ओके, रिस्पेक्ट करोगे वो भी आपका रिस्पेक्ट करेगा, मेंटेन रहेगा क्या, यूनिटी, देश तरक्की करेगा। यही तो है, यही तो खासियत है, ठीक। ओके, चलो, फेडरलिज्म बीइंग इन अमेरिका, कहाँ से शुरुआत हुआ? अमेरिका से। ऑब्जेक्टिव बन सकता है, अच्छा जी, ठीक है, याद कर लेते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये मॉडिफाइड इट टू सूट देयर ओन कंडीशन। फेडरलिज्म अमेरिका से बेसिकली स्टार्ट हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या हम लोग सब चीज़ वही करने लगे? हम लोग बेसिकली क्या अपने अपने कंडीशन, सबका कंडीशन अलग अलग है, उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को मॉडिफाइड हिसाब से अपनाए, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? चलो, अब आते हैं इंडियाज डाइवर्सिटी, वाई फेडरलिज्म नीडेड, क्यों जरूरी है इंडिया में स्पेशली? जान रहे हो कि इंडिया की एक वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री है। जोग्राफिकली देख लो, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे पानी है तो कहीं पहाड़, ये क्या बोल सकते हैं यार, इंसान नहीं है, क्या शायरी है, कोई बात नहीं। कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, कल्चर, आप यहाँ से दूसरी जगह जाओगे, रास्ते में छोड़ो, कहीं दूसरी जगह मत जाओ, क्योंकि वैसे घर वाले जाने नहीं देते हमें, इसी बात का बहुत दुख है, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम देने के बाद चल जाना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि मुझे भी कहीं जाने मिला तो एग्ज़ाम देने के बाद ही मिला था, 12th के बाद, 10th के बाद नहीं मिला था, ठीक। चलो, बता रहे फॉर एग्जाम्पल तुम कोई अपने आसपास शहर में जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो कोई भी मोहल्ले या फिर गली वगैरह से निकलते हो, तो उनका लैंग्वेज अलग होता है ना? ओके, रहने का तरीका अलग होता है, तो उतना दूर भी नहीं गए, लेकिन 10 कदम 20 कदम आगे चलते ही तुम्हारा कल्चर लैंग्वेज बदल रहा है, इतना डाइवर्स है। तो इसलिए ज़रूरी है फेडरलिज्म, ताकि रिस्पेक्ट करो, है ना, यूनिटी बने रहे। देख लेता आगे, इट हैज़ 20+ मेजर लैंग्वेजेस, है ना, और 100 डायलेक्ट्स, है ना, यानी उनका जो खुद का लैंग्वेजेस होता है ना। ओके, एक तो अपना जो हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ना, लैंग्वेजेस जो शेड्यूल्स में लिखे गए, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, टेंशन मत लो। कुछ ऐसे जैसे आप अपने घर में अपने लैंग्वेजेस बोलते होंगे, जरूरी थोड़ा ना कि वो एज अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, ठीक है, सबका हो सकता है मिक्स लैंग्वेज जैसा है, तो इस हिसाब से चीज़ें, ठीक है। टू रिस्पेक्ट मैनेज दिस डाइवर्सिटी, इंडिया को नीड है डेमोक्रेटिक सिस्टम, जहाँ पे पीपल डिफरेंट रिलीजन अलग अलग से बिलोंग करता हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ठीक है, तब मेंटेन हो सकेगा। इसीलिए फेडरल सिस्टम एक बेस्ट वे है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े, आ जाओ, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं, जानोगे? आ जाते हैं।
इंडिया वॉज अंडर फॉरेन ब्रिटिश रूल के अंदर था, हाँ जी था। बाई इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947 देयर वेर 563 princely state, small kingdom, most of which joined India or Pakistan after independence. To manage these state, a system of power sharing is required. ठीक है, ओके, समझा रहे। हम लोग किसके अंडर थे? ब्रिटिशर्स रूल के थे बहुत है। फ्रीडम एक्ट, इंडियन फ्रीडम एक्ट कब आता है? 1947, पूछता है कभी कभी। इसके अकॉर्डिंग कितने स्टेट में बेसिकली डिवाइडेड थे? तो याद रखना 563 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट में आई थिंक 23, 24, 25 में 23, 24 लेकर रखो, उसमें कहीं ना कहीं आया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा गया, करा है। ठीक है, बटे हुए थे। फिर जो बटे हुए थे, जब ये इंडिपेंडेंट हो गया तो कुछ हिस्सा, कुछ लोग जिसको जाना था पाकिस्तान चले गए, ठीक है, फिर कुछ हिस्सा इंडिया में आ गया, ठीक है, जिसको जहाँ जाना था हो गया, हम लोग तो यहीं रह गए और अच्छा किया। चलो, उसके बाद जैसे कांग्रेस पार्टी है ना, और अभी का कांग्रेस तभी का कांग्रेस में अंतर मत करो, ठीक है, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है, ओके। चलो, ये बेसिकली लीड क्या कर रहे थे? फ्रीडम मूवमेंट, है ना। सपोर्ट कर रहे थे किसको? फेडरलिज्म को, ठीक। ये चाह रहे थे क्या? यूनिटी, है ना, सबको राइट्स मिले, है ना, सभी कम्युनिटीज़ को, सभी रीजन को अपना अपना राइट्स मिले। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आया, इलेक्ट्रोल सिस्टम आई 1946, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुआ ताकि क्या कर सके? ड्राफ्ट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ओके। फिर क्या हुआ? ज़्यादातर लोगों को चुना गया, ठीक है, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये बेसिकली हिस्ट्री बता रहा है, ठीक है। उसमें से कुछ लोग नॉमिनेट किए गए हैं, कुछ स्टेट से कुछ लोग चुने गए, इस हिसाब से, ठीक है, ओके। दे ये शो बेसिकली क्या ये क्या शो कर रहा है आपको कि फेडरल का जो ये थिंकिंग है ये इंडिया में बहुत पहले अडॉप्ट कर लिया गया। तो बेसिकली ये हिस्ट्री है। अब तुम याद भी रखना, तो बस इतना ही याद रखो ना, हटाओ ना, कितना याद रखोगे, रहने दो, ठीक है, ओके। चलो, अब आते हैं व्हाट इज एग्जीक्यूशन ऑफ फेडरल सिस्टम, ठीक है, ओके। अ फेडरल सिस्टम इज नॉट सक्सेस, ठीक है, ओके। फेडरल सिस्टम बोल तो दे, ठीक है भाई साहब, हाँ ठीक है, इक्वली करेंगे, कोई बात नहीं। जस्ट हैविंग इट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, ओके। और आपने लिख भी दिया, ठीक है, चलो, हमने लिख भी दिया, बोल भी दिया कि फेडरल सिस्टम है, तो क्या ये सक्सेस है? एग्जीक्यूट हो पाए? नहीं। किस पे डिपेंड करेगा? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे, है ना। क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है? कल्चरल रिस्पेक्ट, आप उस कल्चर को रिस्पेक्ट दे रहे हो, है ना। आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, एक दूसरे रिलीजन हो, कल्चर हो, जो भी चीज़ हो, आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो फिर किस बात का, है ना। एक दूसरे पे म्यूचुअल ट्रस्ट हो, है ना, सेंट्रल और स्टेट के बीच में, इस तरीके का चीज़ हो, तभी ये चीज़ें फ़ायदा है। उसके बाद इन शॉर्ट, एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिटन वर्ड। आपने लिख लिया बट आपने अप्लाई नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपना एग्जाम्पल ले लो, कितने सारे तुमने ये बनाए थे, क्या बोलते हैं उसको, अरे पढ़ने का टाइम टेबल आज तक फॉलो किया नहीं ना, ठीक, तो वही बता रहा है कि लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं क्योंकि बोलते हैं हम नहीं बोले, है ना, इसलिए आज के दिन में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ अलग बात है, बट यहाँ बता रहा है कि एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटन वर्ड, ठीक है, ओके। इफ़ एनी कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज इग्नोर किया जाता है तो बेसिकली डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, है ना। इसीलिए पावर हम लोग क्या करते हैं, शेयर अगर नहीं करते इक्वली तो प्रोटेस्ट होगा, सेपरेशन बोलेगा कि हमको एक काम करो, हमको अलग कर दो, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ें तुम अक्सर घरों वगैरह में देखते होगे, है ना। या तो जिसके पास बहुत पैसा हो जाता है तो वो क्या सोचता है, यार पूरा घर को चलाना पड़ रहा है, एक काम कर तो अलग हो जाता है ना, अपना खाएंगे, अपना मस्त घूमेंगे, है ना, ओके। तो ये भी चीज़ आ जाते हैं बहुत। या फिर अगर इक्वली ट्रीट नहीं होता वहाँ पे भी हो जाता है, आप लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, एक काम करते हम आप लोग से अलग हो जाते हैं, हम अपना सुकून से रहेंगे। ये भी चीज़ें होता है ना। अगर पावर बराबर बेटर रहता तो शायद ये नहीं होता, ये सब चीज़ें। चलो, कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल हैं, जैसे यूएसएसआर आपने पढ़ा था, पढ़ा है कि नहीं? हाँ, सोवियत यूनियन या सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, है ना, एक पावरफुल फेडरल नेशन बना था, लेकिन वो डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में। तो ये डेट कौन सा है? 1989 क्यों है? यहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चा, ठीक है, ओके। फिर धीरे 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 वो डिसइंटीग्रेट होने लगा अलग अलग कंट्रीज में। पहले तो एक थे भाई साहब, बट अब क्या अलग अलग हो गया। एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। क्यों फेल हुआ? क्योंकि बहुत लोगों को इग्नोर करने लगा। तो तुम भी किसी को मत इग्नोर करना, खास करके मेरी वीडियोस को। चलो, सोशल, ठीक है, रिलीजन इंटरेस्ट के हिसाब से भी इग्नोर करने लगा। अच्छा,
अच्छा ये मेरे रिलीजन का है, ये मेरी कम्युनिटी का है, आ जाओ चाय पीते हैं, अलग है, नहीं नहीं इसके साथ मत रहो, ये तुम्हें बिगाड़ देगा, ये तुम्हें वो कर देगा, दिस दैट, ये सब चीज़ें था, इसलिए फेल हुआ। लोकल लैंग्वेजेस है ना, बहुत सारी चीज़ें। चलिए इसी कारण से क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, सिविल वॉर्स हुए और कोलैप्स हो गया आपका यूएसएसआर, है ना। चलो ये बेसिकली हुआ। और कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ऑफ फेल्ड फेडरलिज्म, है ना। ओके बस आपने बोल दिया फेडरलिज्म, आपने लिख दिया फेडरलिज्म, क्या फॉलो कर रहा है चीज़ें अभी जो हम लोग पढ़ के आए, नहीं कर रहा है तो फिर क्या ही फायदा, है ना। जैसे फेडरलिज्म वेस्ट इंडीज यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट डेट याद रख लेना, अगर तुम्हारे एग्जाम में ये आ रहा है ना, सेकंड में ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे। द यूनियन ऑफ वेस्ट इंडीज वॉज क्रिएटेड कब, 18 दिख रहा है 1958, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोलेगा कि फेडरलिज्म वेस्ट इंडीज बेसिकली या यूनियन ऑफ वेस्ट इंडीज कब क्रिएट हुआ, पहला पूछ लिया। कभी कभी ये पूछ, अगर ये नहीं पूछा, अगर तुम्हारे फर्स्ट शिफ्ट वालों को अगर ये पूछा तो सेकंड शिफ्ट वालों को ये पूछेगा कि कब डिसॉल्व हुआ, यही रहता है बिहार बोर्ड का, 1962। ठीक, ओके समझ में आ गया। क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉरी क्यों वीक हुआ या फिर क्यों टूटा, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, है ना। ओके ओके रीजंस में उतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप इतना याद रख लेना काफ़ी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई यूनाइट नहीं रहा होगा, है ना, किसी को उतना अपना अधिकार नहीं मिला होगा, है ना, फेडरल यूनिट के लिए लोग लड़े जा रहे हैं। ठीक है, ओके बहुत सारी चीज़ें, ट्रीटी वगैरह चीज़ें हुआ जो रहने, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, ओके, कॉमन एक थिंकिंग नहीं था। सेकंड, फेडरलिज्म नाइजीरिया कब अडॉप्ट किया गया, 1950, इसमें बस अडॉप्ट किया गया। अच्छा इस बात को याद रखिएगा, कब अडॉप्ट किया गया फेडरलिज्म नाइजीरिया, 1950 को। यहाँ पे बेसिकली रेशियल, है ना, ओके फेस कटिंग या फिर फेस कलर, है ना, इस हिसाब से चीज़ें था। बेसिकली नाइजीरिया के लोग 3 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में बटे हुए थे। ठीक है, कुछ लोग का लैंग्वेज अलग बोलते थे, कल्चर अलग फॉलो करते थे, ट्रेडिशन अलग फॉलो करते थे, 3 बेसिकली ग्रुप था। ठीक है, ओके, दीज ग्रुप competed to gain power and dominance। इनमें से क्या होने लगा कि पावर गेन करने का, डोमिनेंस होने का भूत चढ़ गया भाई साहब। ठीक है, क्या चाह रहा था कि पावर इंक्रीज हो, है ना, हम लोग एक दूसरे से मेरे पास ज़्यादा पावर हो, है ना, कोई मिलिट्री अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया, इसी कारण से लोग डेमोक्रेसी ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। ओके, आफ्टर 1999 डेमोक्रेसी वापस से रिस्टोर्ड हो गया, लेकिन जो रिलीजियस और इथिक्स कॉन्फ्लिक्ट जो है ये चलते रहा। तो इम्पॉर्टेंट है कि कब रिस्टोर्ड किया गया डेमोक्रेसी। ठीक है, पूछ देगा इन आपका नाइजीरिया, तो आफ्टर 1999। ठीक है, ओके, चलो अब आते हैं कुछ लैंग्वेज पॉलिसी, और आई थिंक ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा आपके, इसका फिर ख़त्म हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, ओके, कुछ चीज़ें और, अच्छा उससे पहले थोड़ा सा प्रचार कर लेते हैं ना, हमने तुम लोग लास्ट में भाग जाओगे। ठीक, ओके, करने दो बस 1 मिनट। ये आपका बोर्ड बूस्टर, इसमें सभी सब्जेक्ट, सभी SST साइंस की चीज़ें, मैथ्स की चीज़ें आएंगे, कुछ दिन में आपको मिल जाएगा। साथ ही लैंग्वेज पेपर में जितने भी सब्जेक्ट, टोटल 500 आपके एग्जाम होंगे, सभी चीज़ को आपका प्रिपरेशन इसी में कराया जाएगा, जिसका नाम है क्रैकर बैच। ठीक है, उस बैच में आपको बेसिकली ये क्वेश्चन बैंक फ्री में मिल जाता है, आप इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं, पास रख सकते हैं, सिर्फ 399 रुपीज़ में। और ये पूरे साल का पेमेंट, ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद फिर से पैसा मांगेंगे, नहीं भाई नहीं। और जितने भी चीज़ आएंगे वो आपके लिए कंप्लीटली फ्री होगा, चाहे वो डिकोड सीरीज हो, माइंड मैप सीरीज हो, टेस्ट सीरीज हो, और सभी सब्जेक्ट के नोट्स विथ स्पेशल गाइडेंस हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। तो फटाफट इस नंबर पर जुड़ जाओ, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, ओके, चलो अब आते हैं लास्ट टॉपिक, लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। इंडिया की बात करें, मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री, है ना, ओके, वन ऑफ द मोस्ट। ठीक है, क्यों क्यों, सिंपल बात क्या है, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं इसीलिए डाइवर्स है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज का। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये पता चला गया है कि मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन एज अ मदर टंग। आप अभी स्कूल में जाके हिंदी पढ़ रहे होगे, आपका मदर टंग अलग है। मदर टंग मतलब बोले तो ऐसा कि आप बचपन में जो सीखते हो। ठीक है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है मदर टंग का। देखो गवर्नमेंट हो गया या फिर अभी NEP के अकॉर्डिंग, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, ठीक है, बचपन से घर पे रहा है, घर के लैंग्वेज जो उनका जो बचपन से जो सीखा है मदर टंग, ठीक है,
तो उसमें क्या बोला गया कि अब बच्चा को तो हिंदी नहीं आता है, समझ में आएगा नहीं हिंदी क्या बोल रहा है, तो आधा बच्चा तो चुप ही रहेगा कि क्या ही बोलेंगे। अच्छा, जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग चुप रहते हैं, एक काम करें इसके सामने ही नहीं आएंगे, ना बोलना पड़ेगा ना कुछ, तो वो चीज़ होगा। इसीलिए एक न्यू एजुकेशन में एक अच्छा पॉलिसी मैं मानता हूँ इसमें, न्यू एजुकेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट बहुत प्रॉब्लम्स ही है, हर चीज़ का अच्छा भी होता है नेगेटिव, दोनों पर्सपेक्टिव होते हैं, बट एक चीज़ हमें अच्छा लगा कि अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है ये अलग बात है। नियम देखा मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कुछ चीज़ें मुझे सही लगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली बात है, जैसे आपका ये लैंग्वेज वाला, वहाँ पे एक पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल गांव है, कुछ बच्चे को हिंदी नहीं आता या बहुत लोगों को हिंदी ही नहीं आता गाँव के बच्चे को, तो उनकी अपनी लैंग्वेज में उनके मदर टंग में पढ़ाया जाएगा उनको। तो ये चीज़ें दिया गया आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं कि ये लॉ मतलब रिसेंट बना है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि आप अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं रीजनल आप अपना मदर टंग में, ठीक है, पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ओके ओके, तो ये चीज़ है। चलो, 8th शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में दिया गया है हमारा क्या, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में किस शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में, ठीक है। ओके, 8th शेड्यूल में, ठीक है, इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने आपके 22 लैंग्वेजेस को लिया गया है, ठीक है। ओके, कोई भी लैंग्वेज ऐसा ऑफिशियली नहीं है, जो लैंग्वेज ऑफिशियली नहीं है उसको नॉन शेड्यूल बोलेंगे, सिंपल सी बात है। देखो, हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि लोग करते हैं, लेकिन अभी भी सब चीज़ें लगभग इंग्लिश कर दिया गया, क्योंकि कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम ना हो कि इसलिए इस लैंग्वेज में क्यों ना हो। अक्सर रेलवे स्टेशन में सभी लैंग्वेजेस में लिखा रहता है, क्या पता कि इसको कौन सा लैंग्वेज आता हो, ठीक है। ओके, चलो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है सभी लैंग्वेज, सभी चीज़ों को, लैंग्वेज हो गया, ताकि यूनिटी बने रहे। कुछ शेड्यूल लैंग्वेज के एग्जांपल याद रख लीजिएगा, हिंदी, बंगाली, तमिल की भाषी, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, ये सब आपके लैंग्वेजेस है। हो सकता है आपके पूछेंगे इनमें से कौन सा शेड्यूल लैंग्वेजेस है, कौन सा नहीं है, ठीक है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलो, अब बाई एक चीज़ याद रख लेना कि कितने मेन लैंग्वेजेस है आपके बुक के अकॉर्डिंग, 114 जो है मेन लैंग्वेजेस है, जिसमें 22 को आपके 8th शेड्यूल में लाया गया है, जिसको हम लोग लैंग्वेज शेड्यूल के नाम से जानते हैं। क्लियर? ओके। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली क्या समझते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर है ना, कहाँ पे, सेंट्रल टू आपका लोअर लेवल, ठीक है, जैसे स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, लोकल बॉडीज़ हो गया, है ना, सबको अलाउ है लोकल गवर्नमेंट को भी अपना डिसीजन मैनेज कर सके रिसोर्सेज को अपने रीजन के, और प्रमोट कर सके एफिशिएंसी, ठीक है। ओके, इन द कॉमर्स, ठीक है। चलो, यही सब चीज़ें था पार्ट 1 में, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मेनली वही सब चीज़ें याद करना है, डेफिनेशन, फीचर्स किस तरीके से, बस, है ना। इसके बाद जो चैप्टर पार्ट 2 आएगा इसका, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिहार के बारे में पढ़ना है, सभी चीज़ के बारे में, बस पर्टिकुलर स्टार्ट बिहार से, वह कहाँ से किस तरह, पंचायत राज सिस्टम, 3 टायर सिस्टम, ये सब्जेक्ट में बहुत बार आएंगे, ठीक है। चलो, चुपके से वीडियो को करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। चैनल में जुड़ जाओ और चैनल को शेयर कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।